आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 23। क्या है? अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या चीज़? ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्कोहल को स्टडी करेंगे। व्हाट इज अल्कोहल? अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? जिसका एक ही जनरल फार्मूला होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज की तरफ आप ज़रा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। होमोलोगस सीरीज क्या है? इसके दो चीज़ें याद रखिएगा। एक है सेम फंक्शनल ग्रुप, और जब फंक्शनल ग्रुप एक जैसा होता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम होंगी। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। फंक्शनल ग्रुप होता है कोई भी आपके पास एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसकी वजह से स्पेसिफिक फीचर्स आती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अल्कोहल की बात करते हैं ये। ठीक है, और ज़रा देखें CH3OH, ये OH जो है ना, ये शो करता है कि फंक्शनल ग्रुप है, इसकी वजह से अल्कोहल बन जाता है। अब ज़रा देखें CH3, CH2 और ये OH, ये होमोलोगस सीरीज है। देखें इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, पहले में भी OH है, दूसरे में भी क्या है? OH है। जनरल फार्मूला देखेंगे तो CnH2n+1, ये तो हो गया अल्काइल का, और साथ OH। ठीक है, जो अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1। यहाँ तो आपके पास अल्काइल बन गया। क्या बन गया? क्यों +2 होता तो ये अल्केन होता। ठीक है, अल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाती है तो अल्काइल बन जाती है, और साथ आपके पास क्या है? OH। ठीक है, तो इसको आप कहते हैं अल्कोहल। क्या कहते हैं? याद रहेगा ना आपको? तो देखें ये जनरल फार्मूला है, इन सब का सेम होगा। मैं आगे तीसरी लिख रहा हूँ, CH3, CH2, CH2 और OH। यहाँ तक आप देखेंगे तो वही CnH2n+1, यानी कि अगर C3 है तो H डबल से एक ज़्यादा होगा, यानी कि H7 होंगे। C2 है तो H कितने होंगे? 5 होंगे, डबल से एक ज़्यादा होगा। गॉट इट? ठीक है, और साथ OH होगा। उसका मतलब है कि इनका जनरल फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। यू कैन हैव अ लुक। ठीक है, इनका फंक्शनल ग्रुप भी क्या है? सेम है, सबका OH है। ठीक है, और इनका जनरल फार्मूला, केमिकल प्रॉपर्टीज लाजमी बात है, जब फंक्शनल ग्रुप एक जैसा है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है? सेम है। तो होमोलोगस सीरीज फंक्शनल ग्रुप को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि आपके पास एटम आर ग्रुप ऑफ एटम विच गिव स्पेसिफिक फीचर्स टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खास खूबी देता है। अब OH आएगा तो आप उसको अल्कोहल कहेंगे, COOH आएगा तो आप उसको क्या कहोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। समझ आ रही बात? और इसी तरह अगर मिडल में ऑक्सीजन आ जाती है तो ईथर है, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन, तो आप कहेंगे इस तो एस्टर बॉन्डिंग आ रही है, एस्टर बन जाएगा। ठीक है, तो बाकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हम। ठीक है, तो आप सिर्फ ये देख लें कि ये फंक्शनल ग्रुप जब सेम है इसका, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, और इनका जनरल फार्मूला भी क्या होगा? सेम होगा। इसके अलावा और भी फीचर्स हैं, लेकिन चले हम बस इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो इट्स एनफ फॉर होमोलोगस सीरीज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ होमोलोगस। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, लाजिम बात है। इसका साइज ज़्यादा होते जा रहा है। ठीक है, कार्बन आइटम ज़्यादा होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या होंगे? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, विस्कोसिटी डिफरेंट होगी, डेंसिटी डिफरेंट होगी। समझ आ रही है बात? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिफरेंट होगी, सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी। दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन केमिकल रिएक्शन एक ही तरीके से करेगा क्योंकि इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है, तो इसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अच्छा, अब अल्कोहल की तरफ आते हैं। ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्या चीज़ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर क्या है? सेम होमोलोगस सीरीज है। आ जाओ, होमोलोगस सीरीज क्या है? सेम है। इनकी क्लास हो रही है सर, और इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। वी शैल डिस्कस इट लेटर।
तो ये आपके पास अल्कोहल है। इज इट क्लियर? सेम होमोलॉगस सीरीज है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसको हम कहते हैं अल्कोहल। अब ज़रा इसकी तरफ हम जाते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3, नोमेनक्लेचर की तरफ जाते हैं। तो ये OH है, इसको कहेंगे मेथानॉल। क्या नेम है? मेथानॉल। मेथा आ गया एक कार्बन से, ये मीथेन, ठीक है। आखिर वाला ई हटा के साथ ओ लगाते हैं, ओल आ जाएगा अल्कोहल वाला, मेथा, ठीक है। ई हटा दिया और साथ क्या ऐड कर लिया? ओल, मेथानॉल, ठीक है। इसको मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, लेकिन आपको मेथानॉल मेथानॉल है। इसका जनरल फार्मूला आप यूँ भी लिख सकते हैं, CH4O, दूसरा मालिकुलर फार्मूला, ठीक है। एक साथ भी लिख सकते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये CH3 कर लो और एक OH को साइड पे कर लो, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहें तो यू नो दैट हाउ टू मेक ए स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं C2H5 और साथ क्या है? OH। अगर ये हम सिंगल बॉन्ड नहीं बनाते और डायरेक्ट OH लिखते हैं तो भी मसला नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास एथेनॉल है, 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन वाले को इथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? इथेन। और साथ ई को हटा के ओ लगा दिया, जिसके लास्ट में ओल आ जाए, इट मीन्स इट इज़ अल्कोहल, ठीक है। तो आपके पास C2H6O भी लिख सकते हैं, इसका मालिकुलर फार्मूला। और आप ज़रा देखें, सॉरी, हाँ इस तरह ही है, कार्बन और आपके पास यहाँ पे OH, ठीक है। इस तरह आपके पास प्रोपानॉल है और साथ क्या है? ब्यूटानॉल है। आई एम जस्ट राइटिंग देयर दिस स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। प्रोपानॉल का आप यूँ भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा ओपन करके, ठीक है। तो ये सारी होमोलॉगस सीरीज हैं। वी आर जस्ट एडिंग CH2, वी आर जस्ट एडिंग CH2। इसका जनरल फार्मूला क्या है? सेम है, CnH2n+1 और OH। जनरल फार्मूला सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। 3 चीज़ें मैंने बता दी, जनरल फार्मूला भी ऐड हो गया, ठीक है। इसकी फंक्शनल ग्रुप सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और जनरल फार्मूला भी क्या है? सेम है। तो इसलिए अब सिर्फ इसमें एडअप क्या हो रहा है? CH2 हो रहा है। तो इसके एडअप होने से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, लेकिन रहेगा अल्कोहल ही, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। इज इट क्लियर? अच्छा, तो इसी तरह आपके पास लास्ट में लिख रहा हूँ CH3, CH2 और साथ क्या है? सॉरी, CH2 वन मोर एंड OH। तो आपके पास ये क्या है? ब्यूटानॉल, ठीक है। ये प्रोपानॉल है, प्रोपेन से है प्रोपानॉल, और ये क्या है? ब्यूटानॉल। चलें, अब ज़रा हम चलते हैं इसके रिएक्शंस की तरफ। किसकी तरफ? रिएक्शंस, या इसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को सेकंड आप नेम दे सकते हैं रिएक्शंस का, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, इसका कलर, इसका टेस्ट, इसका फ्रेगरेंस, ठीक है, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको पता होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन आते हैं, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंसी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। ये बस आपको ध्यान में रखना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी कंबशन कराते हैं। क्या है ये? तो आपको मालूम है कि इस तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंबशन होती है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड और साथ वाटर बनाते हैं, साथ हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो अब ज़रा देखें, मैं यहाँ पे एथेनॉल ले लेता हूँ, C2H5OH, ठीक है, प्लस मैं यहाँ पे सिर्फ O2 यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा, अब ज़रा देखें, आपके पास क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट। पहले मैं इसको ज़रा देख लेता हूँ कि मेरे पास फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा। सीन क्या है? 2 कार्बन है तो 2 से 2 कार्बन डाइऑक्साइड, और 6 हाइड्रोजन है तो 6 से कितने? 3 H2O। 2 2s are 4 हो जाएंगे और 3 1s are 3। 4 + 3 कितने हो जाएंगे? 7। एक मैं यहाँ पे निकालूंगा तो 3 × 2 6, तो मतलब फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको सिंगुलर ले सकते हैं। दोबारा सुने, 2 कार्बन है, कंप्लीट कंबशन से दोनों कार्बन क्या हो जाएंगे? 2 कार्बन डाइऑक्साइड। 6 आपके पास हाइड्रोजन है तो 3 H2O बन जाएगा।
तो 2 2s आर 4 एंड 3 1s आर 3, 4 + 3 7। एक ऑक्सीजन ये निकालो, पीछे कितनी रहेगी? तो 3 2s आर, इसका मतलब हमें इसको डबल करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एंड अगर इसमें फ्रैक्शन में आ रहा होता तो हम इसको डबल कर लेते और ये मिकदार में क्वांटिटी डबल करके हम ऑक्सीजन को फ्रैक्शन में ना लेते इसमें, ठीक है। अच्छा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड 3H2O और ऑक्सीजन 7 हो गई हैं, एक तो ये निकल गई है, ये भी तो इंक्लूड करनी है ना। यहाँ पे 3H3O, ये आपके पास क्या होता है? ये लिक्विड होता है, एथेनॉल लिक्विड होता है, ठीक है। और ये आपके पास गैस होती है, लिक्विड होती है। हाँ बिल्कुल, ये वेपर्स की फॉर्म में निकलता है। नॉर्मली ये लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ पे पानी बहेगा नहीं बल्कि वेपर्स बन के उड़ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अगर आप किसी को कहो कंबेशन के अंदर वाटर भी प्रोड्यूस होता है तो वो मानने को तैयार हो, ठीक है। अच्छा, कंबेशन, उसके बाद दूसरी तरफ जाते हैं हम। इसकी एक अहम चीज़ है, वो है ऑक्सीडेशन। क्या चीज़ है? जिसके अंदर आप कंफ्यूज होते हैं। ऑक्सीडेशन हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमजा बताएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। चले दूसरा हमजा बता दें, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और ख़ुद क्या होता है? रिड्यूस होता है। विच ऑक्सीडाइजेज अदर, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि आप स्टडी करते हैं, KMnO4, पोटासियम मैंगनेट। और ये इसमें इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। मैंगनीज़ की क्या होती है? 7 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज़, हो सकता है ना, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? KMnO4 = 0, क्योंकि आपके पास ओवरऑल न्यूट्रल कंपाउंड है, 0 हो गया। पोटासियम हालिन की रब से फरियाद, इसका तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये +1 हो गया। क्या हो गया? इसको आप x कर लो, +x कर लो। और ये -2 फॉर 1 ऑक्सीजन एंड मल्टीप्लाई फॉर -8। एम आई राइट? भाई बात समझ आ रही है? पोटासियम की 1 होगी +1, ठीक है। मैंगनीज़ को हमने फाइंड आउट करनी है, x होगी है। और ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2 होती है, मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो -8 = 0। x को यहीं पे छोड़ दें, दोनों को एक साथ ले जाएं, ये 8 बन जाएगा, वो -1 हो जाएगा। x will be equal to +7। You will have to mention plus because oxidation states have always sign प्लस या माइनस। अगर नहीं होता तो तभी प्लस कंसिडर करते हैं, लेकिन बेहतर है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करें तो उसका +7 बता दें। तो यहाँ पे मैंगनीज़ की अगर पोटासियम मैंगनेट और 7 आ जाए तो उसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज़ की क्या है? 7। तो इसका कलर जो होता है, जब ये ऑक्सीडाइज करता है किसी चीज़ को, इसका कलर पर्पल टू कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? पर्पल टू कलरलेस। अगर इसका कलर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। और जी, ये एटॉमिक ऑक्सीजन देती है, इट प्रोवाइड्स एटॉमिक ऑक्सीजन। आपको पता है ना, ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म पाई जाती है, O2 की फॉर्म में, लेकिन डाई एटॉमिक होती है, ठीक है। तो अब आपके पास एटॉमिक आ गई, तो मतलब है कि इसको गैसियस ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा, इसको नेसेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं। नेसेंट मीन मासूम, ठीक है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, जल्दी रिएक्शन करती है, ठीक है। तो इट इज़ मोर रिएक्टिव दैन द मॉलिक्यूलर। सिंगल है ना, मॉलिक्यूलर में तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है शेयरिंग से, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसका आउटरमोस्ट में कितने हैं? 6 हैं। तो ये ज़्यादा तेज़ रिएक्शन करेगा टू गेन द स्टेबिलिटी। बहरहाल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास आ गया, एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, और जब ऑक्सीडाइज कोई चीज़ हो रही होती है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कलर पर्पल टू कलरलेस हो जाता है। लेट्स राइट ओवर हियर अल्कोहल, ठीक है जी। एक और भी होता है, वो K2Cr2O7, पोटासियम डाइक्रोमेट, लेकिन आपके पास यहाँ पे KMnO4 है, पोटासियम मैंगनेट है, ठीक है। तो बहरहाल ये दोनों ध्यान रखेंगे, दीज बोथ आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच प्रोवाइड द एटॉमिक ऑक्सीजन। ये भी ऑक्सीडाइज कर लेगा, K2Cr2O7 भी ऑक्सीडाइज कर लेगा, लेकिन KMnO4 ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, और एस्टिफाइड होता है। क्या होते हैं ये? एस्टिफाइड मतलब थोड़ा सा एसिड इसलिए डालते हैं कि ये एज ए कैटलिस्ट काम करेगा,
एसिड जो होता है ना आपके पास, एस्टिफाइड का मतलब यह है कि आपके पास H2SO4 कंसनट्रेटेड थोड़ा सा आप डालते हैं तो आपके पास ये क्या करेगा, 2H प्लस देगा और साथ क्या होगा, SO4-2। तो ये जो 2H प्लस है ना, इसकी वजह से वो सोल्यूशन क्या बन जाता है, एसिडिक बन जाता है। क्या बन जाता है? और ये कैटलिस्ट का काम करेगा। ये यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को जल्दी रिड्यूस करेगा कि वो दूसरों को जल्दी ऑक्सीडाइज करे, यानी कि पोटेशियम मैंगनेट को वो इस तरह ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा कि भाई एटॉमिक ऑक्सीजन निकालो, जल्दी करो जल्दी करो। समझ आ रही बात? क्योंकि ये खुद भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब ज़रा देखिए आपके पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 कार्बन ले लेता हूँ, साथ OH ले लेता हूँ, एथेनॉल बना रहा हूँ। बाकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड कर लेता हूँ किससे, हाइड्रोजन से। 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, एथेनॉल प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ। कितनी लेता हूँ? ठीक है, इज देयर गिवन एसिड अबव द एरो? अच्छा नहीं, तो आगे बस आगे एथेनोइक एसिड बन जाता है। ज़रा देखें होगा क्या कि यू विल हैव टू टेक इट सीरियसली अ बिट। ये 2 आगे पास जो दो एच है ना, वो एक ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, H2O। ये मैंने 2 एटॉमिक ऑक्सीजन लिए। एक जो ऑक्सीजन एटॉमिक रहेगी है वो इस कार्बन के जो 2 बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन हुई हैं, ठीक है, इसके साथ वो क्या बना देंगे, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। यानी कि आपके पास कार्बन, ये कार्बन जिसके साथ OH तो है लेकिन 2 बॉन्ड टूट गए हैं ना ऊपर नीचे वाले, मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकल गए हैं। हाइड्रोजन का निकल जाना भी ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन का ऐड होना भी ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों प्रोसेस एक वक्त होते हैं। यानी कि एक ऑक्सीजन जो होती है वो 2 हाइड्रोजन को निकाल लेती है, H2O बन गया, इज इट डन? ये भी ऑक्सीडेशन है लेकिन ये इनकम्प्लीट है। अब क्या होती है, दूसरी ऑक्सीजन जो होती है वो इसके कार्बन को जहाँ से बॉन्ड टूटे होते हैं इसके साथ डबल बॉन्ड क्या बना देती है। तो इस तरह कार्बन के चारों बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये अल्कोहल कंबशन नहीं है, ऑक्सीडेशन। कहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन? तो दोनों इस्तेमाल होगी। एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O से बना दिया, एक यूज़ यहाँ पे होगी है। एक ऑक्सीजन जहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले थे तो कार्बन के 2 बॉन्ड तो टूट गया ना, वो 2 बॉन्ड इसके बजट वक्त साथ बन गए। तो इस तरह आपके पास क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगी। इसको अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूला को छोड़ दें तो यूँ समझ लें, CH3 CH2OH प्लस 2 एटॉमिक ऑक्सीजन, एक ने इन दो हाइड्रोजन को क्या कर दिया, निकाल दिया, ये बन गया H2O। क्या बन गया, प्लस ये आपके पास CH3 और COH तो है ही सही, लेकिन एक ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को, ठीक है, COOH बन गया। तो ये आपके पास बन गया एथेनोइक एसिड। एथेनॉल से क्या बन गया, ये है एथेनॉल, ये क्या बन गया, एथेनोइक एसिड। और जब एथेनॉल एथेनोइक एसिड में जा रहा होता है तो उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। और ये जो अब ऑक्सीडेशन होती है तब इसका KMnO4 का कलर पर्पल टू कलरलेस हो जाता है, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि ऑक्सीडेशन हैज़ बीन टेकन प्लेस और हैज़ बीन डन। ओके, अच्छा अब ज़रा देखें इसमें आपके पास जो एथेनोइक एसिड होता है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में और टुन होते हैं, यू अंडरस्टैंड टुन जी, तो क्या होता है कि उसको चेक करने के लिए कि एक लिमिट होती है ना कि एक हद तक कंज्यूम करें। अब उससे ज़्यादा करते हैं तो ठीक है, तो दिमाग सही नहीं काम कर रहा होता है और इस तरह ड्राइविंग करते हुए नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मोटरवे पुलिस उसको चेक करती है। ठीक है, तो उनके पास जो चेक करने के लिए होता है जिसके अंदर वो ब्लो करते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो अल्कोहल आता है, ठीक है, जो उन्होंने कंज्यूम किया होता है और उनके मुंह से निकलता है अल्कोहल, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कलर चेंज करता है। और किस हद तक कलर चेंज हुआ है वो उसको क्वांटिटी बताता है कि इस हद तक इसने भाई अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है। समझ आ रही है बात? ये क्या है कि ड्राइवर ने ग्लो किया है। मोटरवे पुलिस के पास ये एक अपरेटस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है,
जो ही ड्राइवर ने ये ब्लो किया, अगर उससे ज़्यादा कंज्यूम, मतलब जो भी क्वांटिटी उसने अल्कोहल की कंज्यूम की होती या नहीं की होती, तो उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है और उसका कलर चेंज होता है। और वो जितना कलर चेंज होता है या जितना वो रिड्यूस होता है, लाजमी बात है अल्कोहल को तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा ना। और जब ऑक्सीडाइज करेगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, परपेट टू कलरलेस हो जाएगा, या इसके अलावा कोई और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। तो उसकी वजह से क्वांटिटी वाइज उनके पास एक आ जाता है कि इसने इतना अल्कोहल क्या किया, कंज्यूम किया। तो वो अगर वो अबाउ द लिमिट होता है तो उसको क्या करेंगे, चलान होगा या जो भी उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, कौन ठीक है, तादीबी कार्रवाई। इज इट क्लियर? तो आपके पास इसके अंदर और जो चीज़ पढ़ते हैं वो, अब अल्कोहल के अंदर एक चीज़ है एथेनॉल। क्या चीज़ है? C2H5OH। ठीक है, ये जो वाइन इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर ये मौजूद होता है। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन हम सबसे पहले देखते हैं। क्या देखते हैं? एक इसका बाई हाइड्रेशन ऑफ इथीन, ऐसे ही है ना, आपके पास इथीन है ना, ठीक है, और दूसरा फर्मेंटेशन है, उसको भी डिटेल्स में स्टडी करते हैं। तो इथीन आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी, हाउ टू राइट इट्स फार्मूला। तो पहले तो आप इसको देखें, इथीन को ज़रा कंसिडर करें। एथा का मतलब है 2 कार्बन और इन का मतलब डबल बॉन्ड, ऐसे ही ना हमजा, 2 कार्बन और साथ क्या है, डबल बॉन्ड। अब जो बाकी रह गया उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर लें। यहाँ पे 2 बॉन्ड इसके रहते हैं तो 2 हाइड्रोजन से, इसके 2 बॉन्ड आगे हैं तो 2 हाइड्रोजन, ठीक है, इथीन हो गया। और आपको पता है कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाए तो वो कौन सी रिएक्शन शो करती है, एडिशन। एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, वीकर होता है। जो वीकर होता है ना वो कोशिश करता है कि टूट जाए, इसलिए मैंने आपको बताया था मुख्तलिफ किस्म की रिएक्शन, हाइड्रेशन रिएक्शन इसका बताया था एक बार, और इसके ब्रोमिनेशन बताया था, उसमें कलर चेंज होता है और अनसैचुरेटेड क्लियर हो जाता है। और क्या बताया था, हाइड्रोजनेशन जिसमें आर्गिनिन भी होती है, और एक है पॉलीमराइजेशन, लेकिन वो आगे हम देख लेते हैं, उसमें भी डबल बॉन्ड। तो सब्स्टिट्यूशन होगा, जैसे हाइड्रोजनेशन मैंने आपको बताया था उसमें जी, अल्केन में हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है तबादला, ठीक है, जिस तरह आप देखते हैं ना, सब्स्टिट्यूट हो गया फलां प्लेयर, ठीक है, तो उस प्लेयर की जगह पे दूसरा आ जाता है। एज इफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट एंड यू गेट इंजर्ड, सो यू मस्ट बी रिप्लेस्ड। अच्छा, अब यहाँ पे H और OH, व्हाट इट मीन्स, ये आपके पास वाटर हो गया, ठीक है। अब इसकी एडिशन ये नहीं है कि बस आराम से मान जाएगी इथीन, ये गैस है और ये वाटर लिक्विड है, चले दोनों को मिला भी दें तो आराम से ये रिएक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है, 300 टेम्परेचर हो गया, 60 ATM हो गया प्रेशर, और क्या है, H3PO4 फास्फोरिक एसिड। तो देखें, टेम्परेचर भी हो गया, प्रेशर भी हो गया और कैटलिस्ट भी हो गया। तो ये सारे सबको मिला के हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, कंडीशंस। क्या कहते हैं, कंडीशन। और कंडीशन लागू होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इनऑर्गेनिक में या आप आयनिक इक्वेशन लिख रहे हो तो वहाँ ज़रूरत नहीं होती है, ऑर्गेनिक थोड़ी उनको ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए आपको कैटलिस्ट और ये याद करने पड़ेंगे स्पेसिफिकली हर रिएक्शन के लिए। ऑर्गेनिक तो नहीं है, लेकिन ये है कि उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो है कोवलेंट बॉन्ड है। तो कोवलेंट बॉन्ड जहाँ भी बन रहा होता है आसानी से नहीं बनता, मुश्किल से बनता है। आयनिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाते हैं, आपस में चेंज हो जाते हैं, आयंस के टाइम्स एंड आयंस, वो हो जाता है जल्दी से। तो यहाँ पे देखें आपके पास CH2 है ना, तो इसमें एक हाइड्रोजन डाल दें CH3, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये CH2 एज इट इज और साथ OH, व्हाट इज दिस, एथेनॉल। इथीन प्लस हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ वाटर, दिस इज वाटर, H2O, दिस इज वाटर, और ये क्या हो गया आपके पास, एथेनॉल। नेक्स्ट कौन सा है जी, फर्मेंटेशन। इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अल्कोहलिक वो होती है, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल बनता है ना, उसके अलावा भी होती है, उसमें एसिड बनता है, ठीक है, तो वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस वही होता है, उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होते हैं, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है,
लेकिन उसमें अल्कोहल नहीं बनता, कोई और चीज़ बनती है। जो चीज़ बनती है उसके लिहाज से उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे चूँकि आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप यूज़ करें जिसको यीस्ट कहते हैं, ठीक है, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, तो लिहाजा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो फर्मेंटेशन हो रही है और अल्कोहल प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर होगी भाई जहाँ तक? अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जो भी चीज़ होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जिस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे उसके लिहाज से उसको फर्मेंटेशन कहेंगे। जिस तरह हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज को यीस्ट किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट कर देता है, आई मीन टू से स्पेसिफिकली एथेनॉल, तो अल्कोहल है ना, ठीक है, तो उसको कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास कार्बोहाइड्रेट जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज C6H12O6 और इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट खमीर जो रोटी में डालते हैं, ठीक है, और फूल जाती है, वो हम भी फर्मेंटेशन करते हैं। कार्बन उसके अंदर जब उसको आटे में डाला जाता है ना, ठीक है, तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसकी फर्मेंटेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो आपके पास जो रोटी होती है फूल जाती है। डब्बा रोटी जो फूली होती है उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकली होती है। वैसे तो डफ होता है, आटा होता है, गूंदा हुआ होता है, वो इतना सारा होता है, लेकिन जब उसकी फर्मेंटेशन होती है, ठीक है, तो वो फूल जाता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, निकलती है। तो समझ आ रही है बात? अच्छा, यीस्ट होता है तो उसके पास ये C2H5OH, इस इक्वेशन को आप याद रखना होगा। प्लस क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये 2 कर लेते हैं, ये भी 2 कर लेते हैं। तो अब अगर इसको आप डिफाइन करना चाहें, द प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज in the absence of oxygen into ethanol and carbon dioxide. Sorry, once again I am writing. तो इसका नेम लिख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। मेथनॉल भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है ना अल्कोहल में, वो है किसकी, एथेनॉल की, ठीक है। इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड में एथेनोइक एसिड की है, इसकी यूजेज ज़्यादा है, इसकी कंजप्शन ज़्यादा है, और एज ए फ्यूल अगर हम इसकी यूजेज देख लेंगे तो इसलिए हाँ हीट तो होती है, 37 सेंटीग्रेड होता है, एयर टाइट होता है, वो हम आगे देखते हैं। लेकिन फिलहाल सिर्फ मैं आपको एक डेफिनेशन समझाना चाह रहा हूँ। तो आप क्या कहेंगे, द प्रोसेस इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हाट वी कॉल convert the glucose into alcohol, ethanol and carbon dioxide is called alcoholic fermentation. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ what is alcoholic fermentation. Should I write its definition? अगर आप मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लिखने में टाइम लगेगा। The process in which the microorganism, काम करने वाला कौन है, कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी आ जाए ना, तो उसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और स्पेसिफिकली ग्लूकोज। कन्वर्ट द ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सब बताना जरूरी है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसलिए मैंने इक्वेशन पहले लिखी है ताकि आपको समझ आ जाए। द प्रोसेस इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट द ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड अल्कोहलिक। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन ही है ना, अगर ऑक्सीजन को ऐड किया जाए तो ये इसकी कंबशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में किया जाए तो उसकी ऑक्सीडेशन या कंबशन हो जाती है, या तो वो जल जाता है, या फिर अगर जलता नहीं है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रही, कंबशन भी नहीं हो रही, ठीक है। ये क्या है, जो ग्लूकोज है उसी को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन डालेंगे तो प्रोडक्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे। देखिए वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ पैदा नहीं होता, वहाँ साथ वाटर पैदा होता है। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका मतलब है कंबशन हो रही है। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन साथ वाटर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है।
So this is the specific type of the reaction in which takes place in the absence of oxygen. अब ज़रा देखें, हम इसके थोड़े से आप देख लेते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है. हाँ, सारे सॉल्युबल नहीं होते, सॉल्युबिलिटी इसकी डिक्रीज होती है. पहले वाले दो वेरी सॉल्युबल हैं, प्रोपानॉल सॉल्युबल है, सिर्फ बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं, मतलब सॉल्युबल है, फिर उसके बाद डिक्रीज. हाँ, लेकिन इसके अंदर पोलैरिटी होती है ना OH ग्रुप की वजह से, पार्शियल नेगेटिव चार्ज. इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लाइक द वाटर. पोलैरिटी आप ध्यान में रखें. और कार्बोक्सिलिक एसिड तो सारे सॉल्युबल होते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं. अच्छा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को समझने से पहले इसमें एक डायग्राम है, इसको ज़रा मैं आपको क्लियर करने चाहूँगा. आई होप दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. जी, आपके पास ग्लूकोज है, ऐसे ही है. ये एयर टाइट है. यू अंडरस्टैंड एयर टाइट शेफ, मतलब हवा से नहीं निकलेगी, एयर टाइट है. आगे देखो ये क्या बनता है इसमें. हाँ, लाइम वाटर के अंदर इसको अच्छा स्टेट बनाते हैं. What is going on? कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी हो रहा है ना. जी जी जी. एथेनॉल बनता है ज़्यादातर. एथेनॉल, ग्लूकोज से एथेनॉल बनता है यीस्ट की प्रेजेंस में. और हम स्पेसिफिकली एथेनॉल ही को स्टडी करें. अभी हमारा टॉपिक क्या है, अल्कोहल के अंदर स्पेसिफिकली क्या है, एथेनॉल है. ठीक है. और इसकी कमर्शियल और वैसे भी इकोनॉमिकली इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इसका यूज़ ज़्यादा है, तो इसलिए इसको हम स्टडी करें. और ज़रा देखें इसके अंदर क्या है, ग्लूकोज है, प्लस क्या है, यीस्ट है. ठीक है. और यहाँ से क्या आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्या है, लाइम वाटर है. और क्या हो जाएगा, टन्स मिल्की. ये लाइम वाटर क्या हो जाएगा आपके पास, मिल्की हो जाएगा. तो इसकी मिल्की होने से पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से पैदा होके आ रही है. वो सारा जो रिएक्शन मैं बता रहा था ना कि ग्लूकोज होता है और इसके अंदर यीस्ट ग्लूकोज है, इसी के अंदर रिएक्शन हो रहा है, एथेनॉल बन रही है और साथ क्या आपके पास बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. एथेनॉल तो सॉल्युबल है. नो नो, यीस्ट इज द लिविंग थिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, जिंदा चीज़ है. ठीक है. इसका फार्मूला नहीं बायो कैटलिस्ट. इसके ये इनफैक्ट इसके अंदर से एंजाइम निकलते हैं. ये यीस्ट जो होती है ना, ये नहीं है कि ये खुद रिएक्शन में टेक पार्ट करती है. इसके जिस्म से क्या निकलते हैं, ये जिंदा चीज़ है. जिस तरह बैक्टीरिया है, जिस तरह वायरस तो खैर नॉन लिविंग है. ठीक है. वो तो इंसानी मशीनरी को यूज़ करके फिर वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है. जिस तरह बैक्टीरिया है, अब दूध जाग लगाते हो, दूध के अंदर डालते हो, थोड़ी सी खटास डालते हो तो पूरा दूध खट्टा हो जाता है, दही बन जाता है. तो क्या हुआ, 4-5 घंटे के अंदर वो बैक्टीरिया अपने आप को डेवलप किया, उसने अपने आप को एसेक्सुअली अपने आप को ज़्यादा की इंक्रीज़ की. ठीक है. तो इसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास यीस्ट है और यीस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है. और कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं, उसको हम देख भी सकते हैं कॉलोनीज, लेकिन इंडिविजुअल को नहीं देख सकते. उसके जिस्म से कुछ एंजाइम निकलते हैं. वो जो एंजाइम होते हैं वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर. आई थिंक इट्स नेम इज इन्वर्टेज. एंजाइम का नाम क्या है, इन्वर्टेज. इट्स नॉट मेंशन्ड इन योर बुक, नो प्रॉब्लम. ठीक है. बहरहाल आप सिर्फ यीस्ट को कंसिडर करें. ठीक है. तो आप क्या है कि इसके अंदर जो चीज़ है, ये आपके पास ग्लूकोज और साथ क्या है, यीस्ट है, ग्लूकोज सोल्यूशन है. ठीक है. और ये आपके पास क्या है, एयर टाइट है. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसका टेस्टिंग हो रही होती है. ठीक है. जो क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है. एक बात तो ये चीज़ है. ठीक है.
दूसरा ये है कि आपके पास ये जो एथेनॉल बनता है वो 15% बनता है। कितने परसेंट? सॉरी, यानी 15% बनता है, इससे ज़्यादा नहीं होता भाई। सिर्फ ग्लूकोज को अगर 100% ग्लूकोज है ना, तो उसमें 15% ग्लूकोज एथेनॉल में कन्वर्ट होगा, बाकी रहेगा एज इट इज़। वजह क्योंकि यीस्ट जो होता है ना, इससे ज़्यादा कन्वर्ट करेंगे तो खुद ही डाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को भी क्या करना है, लिविंग है ना भाई, ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक मैकेनिकल सिस्टम है, तो वो 15% कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ग्लूकोज को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ग्लूकोज के सोल्यूशन में से एथेनॉल को क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, फिर दोबारा इसके अंदर यीस्ट डालेंगे, या वही यीस्ट भी एक्टिव हो जाते हैं दोबारा। ठीक है, दोबारा वो 15% तक उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बल्कि मर जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हम हीट अप करते हैं ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जी। दोबारा हम एथेनॉल डालेंगे इसके अंदर, यीस्ट डालेंगे शुगर सोल्यूशन के अंदर जो 85% रह गया था। ठीक है, उसको फिर वो 85% का फिर 15% कन्वर्ट करेंगे एथेनॉल के अंदर, फिर इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से या सिंपल डिस्टिलेशन से, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्टिलेशन? ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एथेनॉल 78 सेंटीग्रेड है। ठीक है, उसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह ये प्रोसेस चलेगा। इतना आसान नहीं है शराब बनाना, लेकिन वो पीने के लिहाज से जो शराब होता है उसके अंदर तो वैसे 15% ही होता है तकरीबन एथेनॉल, 100% नहीं होता। ठीक है, तो 15% तो क्या होता है, एथेनॉल होता है। और इसकी सेपरेशन कैसे होती है? सिंपल डिस्टिलेशन से, वो सिंपल डिस्टिलेशन यूजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब इसके अंदर जो दो कंडीशन हैं, आई एम गोइंग टू जस्ट रिवाइज इट क्विकली। एक क्या होता है, एयर टाइट होता है। क्या होता है? उसकी रीज़न ये है कि अगर इसके अंदर एयर जाएगी तो एथेनॉल रुकेगा नहीं, ये क्या बन जाएगा, एथेनोइक एसिड। O2 मिलकर के पास क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस H2O। देख रहे हैं ना जी, सिरका बन जाएगा। एथेनोइक एसिड जो है ना, वो क्या होता है, सिरका बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए जी नहीं, दोबारा नहीं बनता। या फिर इसकी आप रिडक्शन करें तो बन सकता है, लेकिन नॉर्मली ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन करने से बन सकता है। हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, A लेवल में इसकी रिवर्स भी बताया जाता है, इसके रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे बस आपको पता है, नॉर्मली एयर्स में ऑक्सीजन होती है, उससे क्या हो जाती है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। इज इट क्लियर? और दूसरा इसमें क्या होता है, इसका टेम्परेचर जो होता है वो 37 सेंटीग्रेड किया जाता है, और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जिस पे यीस्ट मैक्सिमम वर्क करते हैं, यीस्ट वर्क देयर बेस्ट। और अगर आप अबाउ 37 सेंटीग्रेड जाते हैं ना, तो क्या होने शुरू हो जाएंगी, डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यीस्ट जो है ना, जिस चीज़ से बने होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, उनके जिसमें प्रोटीन होती है, लिविंग थिंग है ना। ठीक है, तो उनके जिस्म जो है ना वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, डीनेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा 37 सेंटीग्रेड इज़ द बेस्ट टेम्परेचर। ठीक है, और हमारे जिस्म का भी 36 पॉइंट समथिंग इज़ द बेस्ट टेम्परेचर टू वर्क। ठीक है, इज इट क्लियर? Assalamu alaikum dear students. If you want to take online OA level chemistry classes of any kind of syllabus, IGCSE, GCSE, O level, EDXL, CIAE, IB, etc. So I am available to take the evening classes in Urdu, English or Hindi or bilingual. So with the proper past paper practice and with the short tricks to get the good grades in your exam. So you may contact on the WhatsApp, and you may watch other videos to understand my teaching methodology. Jazakumullah.